नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हमारे साइंसदा में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में शानदार काम कर देश का नाम रोशन करने वाले मशहूर साइंटिस्ट और रिसर्चर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डायरेक्टर हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम टू दी शो। सर चलते चलते बात करते हैं धीरे धीरे। जितने भी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का अभी तक हमने इंटरव्यू किया, कंपैरेटिवली आपकी उम्र उनमें कम है। छोटी उम्र में आपने लंबा सफ़र तय किया है। शुरुआत कहाँ से हुई, यही मेरा पहला सवाल। देखिए पैदाइश तो मेरी दिल्ली की है। दिल्ली में ही अशोक विहार मॉडल टाउन एरिया में मैं पैदा हुआ। मेरे फादर और मदर दोनों ही दिल्ली में थे। फादर डिफेंस और पटेल चेस इंस्टीट्यूट में, और मदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक फैमिली की। तो हमारी जो शुरुआत हुई वो शुरुआत से एकेडमिक्स थी। फादर भी रिसर्चर और मदर भी रिसर्च की, बिल्कुल मदर भी रिसर्च फैमिली से, बिल्कुल। तो वहीं से आपकी शुरुआत हुई। सर, डॉक्टर बनकर रिसर्च करनी है, ये फैसला आपने लाइफ में कब लिया? मेरा जो ओरिजिनल प्लान था वो रिसर्च का ही था। जब मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया था, क्योंकि फादर भी मेडिकल डॉक्टर थे और रिसर्चर थे दोनों, तो एक तरह से देखा ही ये था। मदर की साइड पे जो मेरे नाना जी थे वो रॉयल सोसाइटी के फेलो थे, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। मेरे अंकल्स थे सतीश महेश्वरी, वो भी बॉटनी में काफ़ी वेल नोन थे। तो मेरे मदर के घर में उल्टा था कि अगर आप रिसर्च नहीं कर पाते तो चलिए डॉक्टर बनने का सोचते हैं। जबकि बाय द वे यू अलग होता है, जबकि दुनिया कई बार उल्टा सोचती है। अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी को वही करना चाहिए जो उसे सूट करता है। और हमारी शुरुआत से ये ख्याल था कि मेडिसिन करो और फिर मेडिकल रिसर्च करो। और बस रास्ता कितना लंबा या छोटा होगा कि आप MBBS के बाद रिसर्च में जाएंगे या MBBS के बाद MD के बाद DM के बाद PhD, उसके बाद रिसर्च जाएंगे, जो कि अंत में हुआ। वो तो देखने की बात थी। अभी तक का जो सफ़र रहा है इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग। आपके चेहरे से वो नज़र आता है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा रास्ता था। मंजिल तो खैर कोई भी नहीं पहुँचता, लेकिन अब तक का रास्ता वैसा ही गया है जैसा कि मैं चाहता था। ठीक है। कोई रंजिश नहीं है कि रास्ता कुछ और होता। शुरुआत में सोचा था कि एकदम MBBS के बाद रिसर्च में चले जाएंगे। वहाँ पे जब अप्लाई किया तो लगा कि अभी MBBS के बाद थोड़ी स्पेशलाइजेशन और कर लेते हैं, उसके बाद रिसर्च कर लेंगे। बीच में कभी ये भी ख्याल आया कि पेशेंट्स को देखने में भी अच्छा लग रहा है, वो भी एक तरह की रिसर्च है। लेकिन फिर अंत में जो बिल्कुल जिसे कहेंगे नवीनतम टेक्नोलॉजी होती हैं वो रिसर्च साइट पे ही होती हैं। राइट। तो अगर आप वो काम करना चाहते हैं जो आज की किताबों में नहीं लिखा हुआ लेकिन कल की किताबों में लिखा जाएगा, तो आपको रिसर्च में आना ही पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप भविष्य का देश या भविष्य की मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाना चाहते हैं तो वो रिसर्च से ही निकले। आपको हमेशा आगे की तरफ देखना होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक हम देखें तो जो नॉर्मल मेडिसिन है वो पीछे की तरफ देखते हुए जो हो चुका, उससे आज किसी की कैसे मदद की जा सकती है वो करती है। और रिसर्च आगे की तरफ देखती है कि क्या हो सकता है और कोशिश करती है कि कैसे उस भविष्य को लाया जाए। सर, एम्स से आपने पढ़ाई की, फिर आपने विदेश में जाके भी पढ़ाई की। विदेश में जाके पढ़ाई करने के बाद एक बेटर लाइफ, एक बेटर पे चेक, वो छोड़ के देश वापस लौटना, रिसर्च करना, ये देश की सेवा का भाव था या कुछ और भी रीज़न था? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ये जो अपने डिसीजन लिए वो केवल किसी सेवा भाव से लिए। मैंने हमेशा वो डिसीजन लिए जो मुझे बेहतर लगे। जब मैं देश छोड़ के गया था तब भी सेवा की जा सकती थी, किसी गांव में जा सकता था। मेरा मन था रिसर्च करने का, देखने का कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच सकती है, तो मैंने वो किया। जब एक बार वहाँ पहुँच गए तो मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। बच्चा भी हमारा पहला वहीं पैदा हुआ। तो फिर लगा कि कई लोग 50 की उम्र में सोचते हैं कि हम देश वापस क्यों नहीं गए। और बेहतर तो शब्द है। क्या चीज़ बेहतर होती है क्या नहीं होती वो तो अपनी अपनी तोल है। तो लगा पहले जाके देखते हैं।
अगर देश में ही वो काम करने को मिल गया जो करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं मिला तो फिर लौटाएंगे। कौन सा किसी ने बांध के रख लिया किसी जगह पे। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि अमेरिका जाना अपने आप में कोई तीर मारने वाली बात है, और अमेरिका से लौट के आ जाना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल किसी एक बार आ गए तो वापस नहीं जा सकते। हमेशा ये देखना चाहिए कि कहाँ आपका जो काम करना चाहते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, कहाँ आपको अपनापन मिलेगा। और ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए तो देखिए कि अगर आपको अपने ही देश में अच्छी तरह से काम करने का मौका मिलता है, जो कि मैं कहूँगा मुझे कई फ़ायदे थे जो और लोगों को शायद नहीं होते। एकेडमिक फैमिली से था, यहाँ सब चीज़ों को जानता था, तो ये कोई वजह नहीं थी सोचने की कि यहाँ नहीं कर पाएंगे। कोशिश करके देख ले। नहीं, कोशिश में आप कामयाब हुए सर, उसका फ़ायदा देश को भी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर आप जो अमेरिका का लॉस था वो इंडिया का गेन बन गया, वो कैसे बन गया वो हम बताएंगे, आपसे चर्चा कर लेंगे, मगर उससे पहले अभी तक के आपके सफ़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। 17 फरवरी 1972 को पैदा हुए डॉक्टर अनुराग अग्रवाल इस वक्त CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB के डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमत दे रहे हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने 1989 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स से मेडिकल में MBBS की डिग्री हासिल की। बादअज़ा उन्होंने बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन में रेजिडेंसी ज्वाइन की। वहां डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर में फाइज हुए। डॉक्टर अग्रवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से साल 2007 में फिजियोलॉजी ऑफ एयरवे म्यूकस सेक्रेशन तहकीक करके PhD की डिग्री हासिल की, और फिर साल 2007 में ही IGIB के साथ मुंसलिक हो गए, जहां उन्होंने आम आवाम की सेहत में मुस्बत बदलाव लाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इन एस्थमा एंड लंग डिसीजेज और जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मबनी CSIR के बाअसर एप्लीकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। 17 अक्टूबर साल 2017 को उन्हें CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ IGIB का डायरेक्टर मुंतखब किया गया। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की क़यादत में इस इदारे की हसूलाबियों का जिक्र करें तो इस इदारे ने जहां कोरोना की जांच के लिए पेपर स्ट्रिप पर मबनी टेस्ट किट बनाई, तो वहीं कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए जरूरी बुनियादी सिस्टम को तैयार किया। अहम जिम्मेदारियों का एक लंबा सफर तय कर चुके डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मयारी जर्नल्स में 100 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर शाये हो चुके हैं। अगर एजाजात की बात करें तो लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट का यंग रिसर्चर अवार्ड साल 2010 में डॉक्टर अग्रवाल ने अपने नाम किया। इसी के साथ साल 2014 में मेडिकल साइंस के शोबे में मुल्क के आला तरीन साइंसी एजाज शांति स्वरूप भटनागर से भी उन्हें नवाजा गया, और साल 2015 में उनको दिया गया नेशनल बायोसाइंसेज अवार्ड, जो कि उनकी मुनफरिद तहकीकी काविशों का जामिन है। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल कई साइंसी अकादमी के रुकन और फेलो भी हैं। इसी के साथ वेलकम ट्रस्ट DBT और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर फेलो भी हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल इंडियन साइंस कांग्रेस के साथ कई साइंटिफिक इकाइयों के रुकन भी हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने साइंसी माशरे को एक नया नजरिया दिया, और वहीं अपनी सलाहियत से हमारे मुल्क को साइंसी तरक्की पर गामजन कराने में भी एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की हमाजहत शख्सियत पर बस इतना ही कहा जा सकता है, कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। सर आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मतलब फेफड़ों की बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, मगर हिंदी में सरल भाषा में समझाया जाए तो टेक्नोलॉजी की बहुत पक्षधर हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी और जो AI है उसने कितना हेल्प किया है इन बीमारियों से टैकल करने के लिए, या कितना हेल्प कर रही हैं?
देखिए, बीमारियों से टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजी तो शुरू से आज तक बहुत इम्पोर्टेंट रही है। आप चाहे वेंटिलेटर्स देखें, आप देखिए कितनी जल्दी ड्रग्स ईजाद हो रही हैं, आप देखिए जो वैक्सीन बनी 1 साल के अंदर अंदर, ये सब नई टेक्नोलॉजियाँ हैं। अब इसमें एआई का कितना रोल है, ये ज़्यादा मुश्किल है। एआई वो चीज़ है जो हम सोचते हैं इसने कितना कर दिया, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जितना लोग सोचते हैं उससे कम हुआ है। लेकिन अगर आप आगे के वक्त में देखते हैं, जितना लोग आज सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होगा। और ये एक जनरल रूल है नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। जितना उनका शोर मचता है उससे कम हुआ होता है, लेकिन जितना इनका पोटेंशियल होता है, जितना लोग सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो एआई बिल्कुल उस कैटेगरी में है। आज आपका मोबाइल फ़ोन, आपका बैंकिंग, आपका ऐड, आपका टीवी, आपका एक लैपटॉप भी जो काम करता है, आप जो गूगल पे अपना चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे एआई का महत्व नज़र आ गया है। मेडिसिन में अभी तक ऐसी चीज़ें जहाँ एआई ने कुछ बदल दिया हो बहुत कम है, लेकिन आगे आने वाला वक्त बहुत फ़र्क होगा। भविष्य की और इसी यही ये रास्ता- भविष्य की टेक्नोलॉजी है। ठीक है। आज मेडिसिन ने एआई के बारे में नहीं सोचा तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। और सिर्फ सोचना ये ज़रूरी नहीं कि एआई कर क्या सकता है, ये ज़रूरी है कि एआई को हम किस तरह रेगुलेट करेंगे, किस तरह इसका सही इस्तेमाल होगा। तो एक लैंसेट ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स की कमीशन है, गवर्निंग हेल्थ फ्यूचर्स 2030, मतलब 2030 में जो हेल्थ का फ्यूचर होगा उसके बारे में हम गवर्नेंस के बारे में सोचें। तो मैं उस कमीशन का को चेयर हूँ। तो हमारी आधी होती है कि जितना एआई लोग सोचते हैं कर रहा है उतना नहीं है, लेकिन आगे आने वक्त को जो बदल देगा उसको अभी से सोचना शुरू करना चाहिए। और ये सही तरीका भी है जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ही हैं सर। सर, एस्थमा, ओबेसिटी और लंग डिजीज़ जो आपका स्पेशलाइजेशन भी है, इसमें आपने एक लिंक इस्टेब्लिश किया रिसर्च की, उस शोध का, उस रिसर्च का कितना फ़ायदा ज़मीनी स्तर पर प्रैक्टिकलिटी में हुआ है? अगर हम सच देखें तो ओबेसिटी और एस्थमा, मतलब मोटापे से एस्थमा का बढ़ जाना, ये पहले लगता था कि ये सिर्फ वेस्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में एवरेज आदमी जो है वो इतना मोटा होता ही नहीं। लेकिन अगर आप इसे एक लेवल गहरे पे देखें, बात सिर्फ मोटापे की नहीं है, बात डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, इस सब का लिंक है। तो आपको नज़र आएगा कि ना मोटा होते हुए भी हिंदुस्तानियों का रिस्क काफ़ी होना चाहिए। हमारे शोध ने ये दिखा दिया कि ऊपर से देखने में जो हिंदुस्तानी थोड़े पतले होते हैं, अगर उनको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो मोटापे के बहुत सारे लक्षण बिना बुरी तरह मोटे हुए उनके बॉडी के चेंजेस में नज़र आ रहे हैं। और एस्थमा की तरफ और लंग डिजीज़ की तरफ, सिर्फ एस्थमा नहीं और श्वास रोगों की तरफ, वो हमारे फेफड़ों को खींच रहा है। अब इसमें हमने फ़र्क क्या किया? फ़र्क आता है जब आप उसका कोई समाधान निकालें, तब तक ये सिर्फ शोध है। तो समाधान में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक लघु ऑर्गेनल होता है। अगर हम ट्रीटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस करें तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ सब अच्छा होने का स्कोप है। इसकी पहली ट्रायल COPD नाम के डिजीज़ में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में शुरू हुई थी। इसके अभी अभी रिजल्ट आ रहे थे, उसमें कोविड आ गया, तो इस वक्त ज़रा ट्रायल्स थोड़ी बंद करनी पड़ रही हैं, लेकिन शुरू के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले साल में। जी सर, वेरी एनकरेजिंग। एक सवाल मेरे मन में था, साइंस की फील्ड में जो बेस्ट या हाईएस्ट ऑनर जिसे अवार्ड माना जाता है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आपको 2014 में मिला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अवार्ड कितना रिवॉर्डिंग लगता है कई बार? देखिए, हर आदमी को अच्छा तो लगता है जब अवार्ड में नाम आता है, क्योंकि इसमें रिकग्निशन होती है कि आपने जो काम किया वो अच्छा किया। लेकिन जो रियल रिवॉर्ड होता है वो उस काम को करने के दौरान मिलता है। जो स्टूडेंट्स आपके साथ ट्रेन करते हैं, क्योंकि आपको अवार्ड तभी मिलेगा जब आपके अच्छे पेपर्स पब्लिश होंगे, स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे होंगे, तो रियल रिवॉर्ड उसके पहले मिल चुका होता है। और एक चीज़ मैं कहूँगा, भटनागर अवार्ड क्योंकि 45 की उम्र तक ही मिल सकता है, तो जिन लोगों की करियर में लेट शुरुआत होती है उनका थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। और डॉक्टर्स के लिए थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो तक ट्रेनिंग ख़त्म होती है और थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। तो मेरी अपनी किस्मत अच्छी थी कि सही टाइम पे IGIB जैसे इंस्टीट्यूट में पहुंच गया, जहां डे 1 से अच्छे लैब्स, अच्छे फैसिलिटीज़, अच्छे स्टूडेंट्स मिले, अच्छे कॉलीग्स मिले।
उस वजह से 2007 जब मैं IGIB आया और 2014 जब ये अवार्ड मिला, 7 साल के अंदर ही इतना काम हो पाया कि ये मिल गया। तो इसका श्रेय हमारे IGIB के सिस्टम को जाता है और बहुत अच्छे लैब्स और तो स्टूडेंट्स। साथ में आपकी मेहनत और आपकी गाइडेंस को भी जाता है, जिसके ऊपर चल के स्टूडेंट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। IGIB के डायरेक्टर बनने से पहले, मतलब अगर मैं 10 साल पीछे की बात करूं, डायरेक्टर बनने से पहले के जो 10 साल थे वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग हैं या फिर ये 10 साल आपको ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं? आप कैसे आंकते हैं? बिकॉज यहाँ पे आपने डायरेक्टरशिप करी है, वहाँ पे वो आप जो सफ़र बोल रहे हैं ना, उस सफ़र पे सेटिस्फाइंग बड़ा अच्छा शब्द है ना? आपको किसमें सांत्वना, शांति, खुशी मिलती है? जब आप अपना काम करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, हमने ये किया या मैंने ये किया या मेरी लैब ने ये किया। जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो आपको खुशी मिलनी चाहिए, मेरे इंस्टीट्यूट ने ये किया। दोनों में अलग अलग तरह की खुशी है। उल्टे मैं ये कहूँगा कि अब तो इससे ज़्यादा आसान है, तब आपको करना पड़ रहा था। अब IGIB के इतने अच्छे जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से आपको खुशी मिलने का पूरा चांस है, तो खुशी बराबर ही है। मेरा अपना प्रिंसिपल है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा दुख का फ़ायदा नहीं होता। जो भी आपका नॉर्मल है वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, उससे ऊपर जाता है तो खुशी होती है, नीचे होता गम होता है। शांत रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगला आप क्या करें। मतलब आप भी जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देता है और रिजल्ट पे कम, तो फिर चीज़ें ठीक रहती रिजल्ट अपने आप आएगा, प्रोसेस होना चाहिए और साथ में जो लोग हैं, आपकी जो टीम है, टीम खुश होनी चाहिए, चाहे लैब की हो चाहे इंस्टीट्यूट। कोविड को लेकर सर बात करते हैं, बिकॉज आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उससे कोविड कहीं ना कहीं बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, लंग्स से। कोविड पे आपकी खुद की एक रिसर्च है, आपने एक रैपिड टेस्टिंग किट भी बनाई, तो उसके बारे में कुछ बताएं सर। पहले मैं कहूँगा वो इंस्टीट्यूट की रिसर्च है, मेरा अपना उसमें मिनिमल कंट्रीब्यूशन है सिवा डायरेक्टर होने का। ये पहचान भी होती है। लेकिन कोविड में IGIB ने अपनी तरफ से काफ़ी काम किया और IGIB से बढ़ के CSR ने काफ़ी हद तक काम किया। अगर आप देखें तो कोविड के लिए आपको 5 तरह की चीज़ें चाहिए। एक, आपको चाहिए सर्विलेंस, वायरस को क्या हो रहा है, आदमी को क्या हो रहा है। 2, डायग्नोसिस, कि आप डायग्नोसिस कैसे कर पाएँ। तीसरा, ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट कैसे कर पाएँ। चौथा, कि आप जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आपको सपोर्ट करना है, चाहे ऑक्सीजन से चाहे वेंटिलेटर से, वो कैसे कर पाएँ। और आखिरी, इस सबको करने के लिए देश में जो सप्लाई चेन चाहिए उसको मैनेज कैसे करें। तो CSIR ने इन 5 एरिया पे एक वर्टिकल बनाया था। IGIB का जो मेन रोल था वो था डायग्नोस्टिक्स में और सर्विलेंस में। तो देश में मैक्सिमम जितना सीक्वेंसिंग हुआ वो यहाँ से हुआ है। जो डायग्नोस्टिक है उसमें हमने ये देखा, जो RT-PCR मशीनें होती हैं वो एक मशीन 10 से 20 लाख के बीच में होती है, बढ़िया मशीन 20 लाख की। एक मशीन दिन में मैक्सिमम आपके 500 टेस्ट कर पाएगी, मैक्सिमम 250 नॉर्मल है। अगर आपको देश में लाखों टेस्ट करना है तो सोचिए वो कितनी मशीनें चाहिए, और ये मशीनें डेलिकेट होती हैं, हर जगह जा नहीं पाएंगी। तो हम चाहते थे कि अपने जीनोमिक एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके ऐसा टेस्ट बनाएं जिसमें उस मशीन की ज़रूरत ना हो। तो एक क्रिस्पर नाम की एंजाइम होती है, उस क्रिस्पर नाम के एंजाइम पे हम लोग काम कर रहे थे टेस्टिंग के लिए नहीं, जीन एडिटिंग के लिए। लेकिन उसी एंजाइम से एक टेस्ट बना सकते हैं जिससे ये बता पाए कि ये SARS-CoV-2 वायरस है या नहीं है। ये भी बता सकते हैं कि सिकल सेल डिजीज़ है, ये बता सकते हैं कि कोई और वायरस है, लेकिन इसका भी बना सकते हैं। तो 3 महीनों के अंदर हमारे साइंटिस्ट ने इसे पेटेंट किया, बनाया, फिर इसको आगे बढ़ाया और इसकी टेस्टिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, RT-PCR के बराबर आया, और फिर इसको टाटा के साथ में मिलके इसको कमर्शलाइज कर। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत फ़ायदा भी हुआ है उससे। सर, ये सारी बात हो गई कोविड की। क्या हम ये कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस? जो सबसे ख़राब पहलू था कोविड का वो हम देख चुके और उससे हम निकल चुके। अब मुझे नहीं लगता कि उतना ख़राब वक्त दोबारा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, अभी भी वायरस म्यूटेट कर सकता है। अभी आपने UK वेरिएंट के बारे में सुना था, कम से कम वो ख़तरनाक ज़्यादा नहीं था, बस फैलता ज़्यादा था। कोई और वेरिएंट भी निकल के आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग अब को हो चुका, बहुत सारे लोग इसे रिकवर कर चुके हैं। पॉपुलेशन लेवल पे कम से कम 30-40% लोग कम से कम सिटीज़ में इम्यूनिटी की तरफ पहुंच रहे हैं।
तो अब वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, वी कैन ओनली लुक फॉरवर्ड, और वैक्सीनेशन के साथ में तो पूरे दुनिया को फ़ायदा होने का चांस। सभी लोगों का एफर्ट्स भी इसमें शामिल हैं। सर ये बात हो गई प्रोफेशनल फील्ड की। ये रिसर्च जो होती है, जो आप उन्नति आपने जो की, आपने जो तरक्की की है, ये तब भी पॉसिबल हो पाती है जब घर में सुकून हो। तो वाइफ का कितना बड़ा योगदान रहा, कितना सपोर्ट रहा इस जर्नी में अभी तक और अभी भी चालू है? तो आप बिल्कुल सही कहा, यू नो बिना घर के कोई काम हो नहीं सकता, एंड वाइफ का सपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा है। मेरी वाइफ मेरी ही क्लासमेट है एम्स में, डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, वो रेडियोलॉजिस्ट हैं। ये बदलती पीढ़ी है, किस इंसान का क्या रोल हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब हम हिंदुस्तान लौट के आए थे तो उस टाइम पे अंजलि बीइंग ए रेडियोलॉजिस्ट वो घर से अपना अमेरिका का जॉब कंटिन्यू कर सकती थी, मतलब जो भी रेडियोलॉजी के केसेस आए अमेरिका की रात में उसे हिंदुस्तान के दिन में देख सकती थी। तो उनके उस काम को कंटिन्यू कर पाने की वजह से मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था कि मैं इमीडिएटली कुछ ज्वाइन करूं। तो मैंने साथ साथ में पटेल जैसे पीएचडी भी कर ली, वक्त लिया। जब तक मैंने आईजीआईबी को ज्वाइन किया इन माय सेकंड प्रॉपर जॉब, पहला अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका था, तब तक मेरे ख्याल से 35 साल का हो चुका था। तो जब दोनों फैमिली में दोनों मेंबर सपोर्टिव हों तो लाइफ तो आसान हो ही जाती है। एंड अभी भी मैं कहूँगा कि जैसे मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों को ही मेडिसिन में इंटरेस्ट है। बड़ी का नाम दिशा है, वो पहला साल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर चुकी है, अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। छोटी का नाम ईरा है, वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। मदर भी हिस्ट्री ग्रेजुएट हैं। सो एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर कि आपको एक सक्सेसफुल करियर में जितना एफर्ट लगाना पड़ता है, जितना आप शायद घर को ना दे पाएँ, कोई और उठाएगा वो वजन। बहुत अच्छी बात है, और ये परिवार में सब लोग इस बात को समझ रहे हैं तो फिर उस परिवार की, वहाँ के लोगों की तरक्की भी होती है, जिससे देश को भी आफ्टर ऑल फ़ायदा होता है। सर, आपने बच्चों की बात की, वो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं या रिसर्च में आना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में जब आप साइंस की बात करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर होता है, वो रिसर्च की तरफ कोई नहीं देखता। जैसे कि मैंने अपने पिताजी को देखा था, मेडिकल डॉक्टर, एमडी फिजियोलॉजी, फिर रिसर्च। उन्होंने भी ये ज़िंदगी देखी है। मदर इज़ ए क्लिनिशियन, फादर इज़ ए डॉक्टर, देन रिसर्चर। सारे ऑप्शन उनके लिए खुले हैं, कोई बेटर नहीं है, कोई वर्स नहीं है। आपकी तरफ से कोई? हमारी तरफ से ना कोई पुश है एक डायरेक्शन में ना दूसरे में। बेटी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल ब्रेन बी में, तो न्यूरो साइंस में उसका इंटरेस्ट है। अभी तो एमबीबीएस में घुसी है, बाकी वक्त बताएगा। ठीक है सर, आपके अनुसार, क्योंकि आपका इतना सक्सेसफुल करियर रहा है, ये क्वेश्चन बहुत लाजमी हो जाता है कि बिगेस्ट रिग्रेट क्या है, और इतनी सारी सक्सेस में से आप सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानते हैं? सच बोलूं तो कोई बहुत बड़ा रिग्रेट नहीं है। छोटे मोटे रिग्रेट कभी कभी ये आते हैं कि मेरा कभी एज सच डॉक्टर बनने का प्लान नहीं था। अच्छा। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे मैथ्स, फिज़िक्स, एंड मैंने 1982 में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी। इनफैक्ट आईबीएम का जब पहला पीसी लॉन्च हुआ था तब मैं उस फैक्ट्री में था, क्योंकि मेरे फादर मेयो क्लिनिक में उस वक्त विजिटिंग फैकल्टी थे। तब से मैं प्रोग्राम कर रहा था। उस वक्त मेरे फादर को लगा कि इंडिया में आईटी में कोई फ्यूचर नहीं है, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है, क्या फ़ायदा। अदरवाइज़ मेरा प्लान पूरी तरह आईटी जाने का था, एम्स जाने का नहीं था। तो कई बार वापस सोचते हैं, देखते हैं किस तरह आईटी ने प्रोग्रेस किया, गिवन कि मैं ऑलरेडी रीजनेबली अच्छे क्वालिटी का प्रोग्रामर था और एम्स में तो और इनफैक्ट कंप्यूटर सेंटर में टाइम स्पेंड किया था। तो एक दूसरी ज़िंदगी होती आईटी साइड पे कैसी लगती, कभी कभी ख्याल आता है। दुख इसलिए नहीं होता, उसी प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल बैकग्राउंड, एल्गोरिथम्स को अब हम मेडिसिन में ला रहे हैं। हमारे लैब ने एआई इन मेडिसिन पे काफ़ी काम किया है। अब मैं एआई के हेल्थ फ्यूचर से कमेटी का को चेयर हूँ, तो बेकार नहीं जाने दिया। कभी कभी ख्याल आता है क्या कोई और पैशन था जिसको आप पहले फॉलो नहीं कर पाए और अब भी वो चीज़ देखते हैं? अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में गया होता, जैसा कि मैंने बताया। उन दोनों में नहीं होता तो अल्टीमेटली हमारी बिजनेस फैमिली है, शायद बिजनेस या फाइनेंस में होता, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेडिसिन में रहे। बिल्कुल, और इससे देश को भी फ़ायदा हुआ है, लोग भी खुश हैं, हम भी खुश हैं आपका इंटरव्यू करके सर। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि जो यंग बच्चे हैं, यंग रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे बड़ी मैसेज मैं ये देना चाहूँगा
कि साइंस में आने का मेन फ़ायदा तब है अगर आपको सच में इसमें मज़ा आता है, अगर आपको अनसर्टेनिटी में जीने में, अनसर्टेनिटीज़ को सॉल्व करने में मज़ा आता है। क्योंकि देखिए, जो आदमी मेरे लैब में आता है, मैं उनसे एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, ये मान के चलिए आपको जो आधा पता है वो गलत है, और कौन सा आधा गलत है आपको पता नहीं है। तो आपको जब आइडिया आएंगे तो ज़्यादातर आइडिया जो अच्छे लगते हैं वो गलत निकलेंगे, और आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। पज़ल सॉल्विंग और रिसर्च का सबसे बड़ा फ़र्क यही होता है, पज़ल सॉल्विंग में आपको पता होता है इस पज़ल का आंसर है, तो फ्रस्ट्रेशन होने का चांस कम होता है। रिसर्च में आपको पता ही नहीं होता कि आंसर होगा भी या नहीं होगा, सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पज़ल सॉल्विंग। तो इस मेंटालिटी के साथ, इस इंटरेस्ट के साथ, इस ह्यूमिलिटी के साथ अगर आप काम कर सकते हैं तो रिसर्च में आइए। और ये टेम्परामेंट होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपसे बातचीत करने में बहुत मज़ा आया, आप हमारे शो पे आए, हमारे मेहमान बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साइंसदा में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ और बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। खुदा हाफिज़।